हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एनालिसिस की इस प्यारी सी सीरीज में आज आपको स्वागत है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करें, प्रिसीजन को कैसे डिफाइन करें, इन दोनों के बीच में हम इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो वही सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं, है ना। तो आइए देखते हैं जरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें बेसिकली, सो एक्यूरेसी को आप एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, एक वर्ड में आप उसे बता सकते हैं। और इसका जो मतलब होता है बेसिक सा, वो है आपका करेक्टनेस। ओके, इतना ही मतलब होता है एक्यूरेसी का, और कुछ भी नहीं। एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट, कहाँ से आया एक्यूरेट। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं और आप वो काम एकदम बेहतरीन परफेक्शन के साथ कर देते हैं, तो आप ये कहते हैं कि हम एकदम एक्यूरेट है। वही चीज यहाँ पर है कि कोई अगर स्टैंडर्ड गिवन है, लाइक 0.1 नॉर्मल की कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है, और एक एनालिस्ट है जो कि लगभग इसी के आसपास की वैल्यू, यानी कि हम मान के चलते 0.99 की इतने नॉर्मलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो एनालिस्ट है वो बहुत ही एक्यूरेट है। इसी को कहते हैं एक्यूरेसी। डेफिनेशन जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए वो आप पढ़ सकते हैं। अ क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू एंड द वैल्यू फाउंड। वैल्यू फाउंड का मतलब यहाँ पर जो है मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर करी है वो वैल्यू, ठीक है। और ये जो रेफरेंस वैल्यू, ट्रू वैल्यू दी हुई है, इनका सीधा सा मतलब है स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू यानी जो आपने मेजरमेंट करा है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने करीब है। देख रहे हैं आप, क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट, आपकी मेजर की हुई वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने करीब है, उसी को कहते हैं हम एक्यूरेसी। नेक्स्ट, एन एक्यूरेट रिजल्ट इज द वन विच मैचेस वेरी नियरली विथ ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड अमाउंट। सेम जो ये लाइन कह रही थी वही सेकेंड लाइन का कहने का मतलब है। एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। क्या मतलब हुआ, जितना ज्यादा आप एक्यूरेट होंगे उतना ही कम एरर आपको वहां पर दिखाई देगी। सपोज कि मैंने कहा कि 0.1 नॉर्मल एक हमारे लिए स्टैंडर्ड वैल्यू थी, और यहां पर मान लेते हैं कि दो एनालिस्ट हैं, एक है एनालिस्ट 1 या एनालिस्ट ए कर लेते हैं, और एक है हमारे पास एनालिस्ट बी। एनालिस्ट वो पर्सन जो एनालिसिस करने जा रहा है। एनालिस्ट 1 ने 0.099 नॉर्मल निकाली, और ये हमारे लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड इतने निकाली। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू हुई, ये जो है ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। और जो एनालिस्ट बी था उसने 0.087 नॉर्मल की इसकी मेजर्ड वैल्यू आई, एम यानी मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर। तो आप देखिए, ये जो एनालिस्ट ए है वो आपके स्टैंडर्ड वैल्यू की बहुत ज्यादा करीब है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। और अगर ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है तो इसमें जो एरर के चांसेस हैं, जो एरर का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम एनालिस्ट बी को देखें तो इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से काफी ज्यादा दूर है, ए के कंपैरिजन में तो दूर है ये। तो हम कहेंगे ये ए से थोड़ा सा कम एक्यूरेट है। एक्यूरेट होगा, अगर कोई हम एनालिस्ट बी सी लेंगे, इससे भी कम वैल्यू आएगी तो इंटरमीडिएट टाइप का हो जाएगा। तो इसमें जो एरर के चांसेस होंगे वो थोड़े से ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एनालिस्ट ए। वहीं पर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ट्रू वैल्यू इज 100 mg एंड द मेजर्ड वैल्यू इज 99.8 mg। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज हाईएस्ट एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी उस पर्टिकुलर ड्रग की। आगे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर आई होप कि आप एक्यूरेसी का मतलब समझ गए होंगे कि कोई दो एनालिस्ट हैं या तीन एनालिस्ट हैं, वो कोई एक वैल्यू को मेजर कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई टाइट्रेशन कर रहे हैं, और फिर वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब अपनी वैल्यू लेकर के आते हैं। जैसे हमने कहा एनालिस्ट ए है, एनालिस्ट बी है, और यहाँ पर एक और अगर हम माने तो एनालिस्ट सी। अब इसने भी एक वैल्यू निकाली 0.082 नॉर्मल की सपोज वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनालिस्ट ए है वो अभी भी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, देन एनालिस्ट बी, देन एनालिस्ट सी। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो ये आपका एक्यूरेसी का यहाँ पर ऑर्डर
हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड वैल्यू के जितना करीब वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट। क्लियर है बात? नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्यूरेसी, और एक्चुअली ये फैक्टर सिर्फ एक्यूरेसी को ही अफेक्ट नहीं करते, ये प्रिसीजन को भी अफेक्ट करते हैं। तो आप इनको प्रिसीजन में भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। अगर कोई आप एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट नहीं किया है या फिर ग्लासवेयर को भी कैलिब्रेट नहीं किया है, तो चांसेस हैं कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी। क्लियर है? एक्यूरेट नहीं आएगी। इसके एग्जाम्पल के लिए बेहतरीन जो एग्जाम्पल है आपका वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस को यूज करने से पहले आप क्या करते हैं? टेयर करते हैं, ताकि जो रीडिंग्स है सारी की सारी जीरो हो जाए। अगर आप उसे जीरो ना करें तो जो आप वे कर रहे होंगे, सपोज NaOH आप वे कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आप वे कर रहे हैं, वो फिर एक्यूरेट हो सकता है ना हो। आप 1 ग्राम वे कर रहे थे, 1 ग्राम की जगह पॉसिबिलिटीज है कि 1.2 ग्राम आप वे कर ले, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट नहीं करा। सो अगर आप इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट नहीं करते तो आपको एक्यूरेट वैल्यूज नहीं मिलेंगी। देन केमिकल प्योरिटी। केमिकल प्योरिटी प्ले एन क्रूशियल रोल इन एक्यूरेसी। तो वो बात करते हैं कैसे? सपोज कि आपने एक HCl सोल्यूशन बना रहे हैं, 0.1 नॉर्मल का HCl सोल्यूशन आपको बनाना है, और आपको मैंने प्रिपरेशन करना सिखाया है, स्टैंडर्डाइजेशन करना भी सिखाया है। इसकी जो प्योरिटी होती है इन जनरल 37% की आपको दिखाई देती है। आपने यही वैल्यू ले ली कि 37% आपने कैलकुलेशन करा, और जितनी नीड थी 0.1 नॉर्मल निकालने बनाने के लिए सोल्यूशन, उतना आपने कंसंट्रेटेड HCl ले लिया। लेकिन बोतल पर तो ये 37% लिखा था, एक्चुअल में सपोज करिए इसकी प्योरिटी सिर्फ 27% थी, आपने कैलकुलेशन इससे करी है, प्योर ये इतना है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो केमिकल की प्योरिटी होनी चाहिए थी वो प्योरिटी है नहीं। केमिकल उतना प्योर नहीं है जितना प्योर होना चाहिए था। जितनी प्योरिटी से हमने कैलकुलेशन करी है, ये अल्टीमेटली क्या कॉज करेगा? एक्यूरेसी को कम करेगा। एनालिस्ट स्किल, जो एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है, जैसे आप लैब में जब एनालिसिस करते हैं तो समटाइम जब आप नए होते हैं, बिगनर होते हैं, तो आप इंड पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाते, और अगर आप अच्छे से इंड पॉइंट को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो वो भी क्या करेगी? एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं मिलेंगी, आप एक्यूरेसी से बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। देन द लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर सपोज जब हम KM4 का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो आपने देखा होगा ऑक्जेलिक एसिड को हम थोड़ा सा वार्म करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है ना? ऑक्जेलिक एसिड को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा हीट करते हैं। तो वो उसका नेचर है एक शार्प इंड पॉइंट लाने के लिए। अगर आप हीट ना करें तो इंड पॉइंट आ सकता है, लेकिन उतना फिर एक्यूरेसी आपके रिजल्ट में नहीं आएगी, ठीक है ना? तो वो एक फैक्टर क्रूशियल रोल प्ले करता है। हियर इज द नेक्स्ट वन, प्रिसीजन। अब अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक्यूरेसी का मतलब क्या था? वहां पर सिर्फ हम एक वैल्यू को देख रहे थे। एक वैल्यू का जब मैं एक वैल्यू की बात करता हूं, मैंने आपसे कहा था कि एक आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू होगी 0.1 नॉर्मल, और मैं 0.1 नॉर्मल कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 0.1 रहेगा, आप इसको 0.5 कर लीजिए, आपकी मर्जी। और इसे हमने माना कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। फिर कोई एनालिस्ट आया, उसने एक वैल्यू निकाली मान लेते हैं 0.49 की वैल्यू निकाली। एक दूसरा एनालिस्ट आया, उसने 0.45 की वैल्यू निकाली। तो हम ये कह देंगे कि जो एनालिस्ट फर्स्ट है जिसने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करी वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एक ही बार फाइंड आउट करने से ये मान लिया जाएगा, एक्यूरेसी एक ही वैल्यू में आप देख सकते हैं। बट जब हम प्रिसीजन की बात करेंगे तो प्रिसीजन के लिए आपको कम से कम 2 या मोर देन 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर रिपीटेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज हम देखते हैं, ठीक है? जो सेट में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। जो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स, जो आपने मेजरमेंट करे हैं वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं आर टू ईच अदर। इट शोज हाउ कंसिस्टेंट और रिपीटेबल एन इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट मेथड इज। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लैब में जाते हैं और सपोज करिए कि आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, चलिए NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो? कम से कम 3 वैल्यूज निकालते हो। और जब आप 3 वैल्यूज निकालते हो तो देखते हो कि एक बार आपकी सपोज करिए कि निकल के आती कि 0.1 नॉर्मल का स्टैंडर्डाइजेशन आप कर रहे थे, तो एक बार आप निकालते हो कि 10 ml Na2CO3 यूज हो गया।
फिर आप करते हो कि 10.5 ml यूज़ हो गया, और फिर आप करते हैं तो 10.4 ml यूज़ हो गया। इसको मान लेते हैं ये कोई स्टूडेंट 1 था। आप लैब में जाते हो इसलिए एनालिस्ट नहीं, मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ आपके लिए। स्टूडेंट 1 था। फिर एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने वैल्यू निकाली 10.5, ओके। सेकेंड वैल्यू निकाली 10.6, फिर वैल्यू निकाली एक 10.9। फिर एक और स्टूडेंट है, उसने भी कुछ ऐसी वैल्यू निकाली 10.8, 11.2, 11.4। ये 3 स्टूडेंट हैं और तीनों स्टूडेंट ने क्या करा, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करी ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। और कब की बात कर रहा हूँ, जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो जो ब्यूरेट की रीडिंग्स आ रही हैं 10 ml, 12 ml, 11 ml, इस तरीके की जो वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर हम स्टूडेंट फर्स्ट को देखें, फिर सेकेंड है, फिर हमारे पास ये थर्ड है, तो स्टूडेंट फर्स्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो एक इसकी 10 आई है, 10.5, 10.4, ये एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं एज कम्पेयर टू 10.5, 10.6 एंड 10.9। तो आप पाएंगे ये क्या है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। फिर ये हैं, फिर ये 10.8, 11.2, 11.4, ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट 1 इज मोर प्रिसाइज देन 2 एंड 2 इज मोर प्रिसाइज देन 3। इसका मतलब बस बेसिक सा इतना हुआ। प्रिसीजन का डायरेक्टली एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। डोंट थिंक कि जो वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होगी वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। समटाइम ऐसा होगा जो वैल्यूज बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होंगी वो एक्यूरेट नहीं होंगी, ठीक है। प्रिसाइज होने का बस इतना ही मतलब है कि जब वैल्यूज रिपीट हो रही हों तो रिपीट होते होते वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। क्लियर है बात, वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, ना कि यहाँ पर किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू से कोई मतलब है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि अगर आप ये सोचते हैं कि जो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगी वो एक्यूरेट होगी, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। फिर बात करें तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ प्रिसीजन एंड टाइप्स आर, देयर आर 3 टाइप ऑफ। फर्स्ट वन इज रिपीटेबिलिटी, सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिपीटेबिलिटी। ये लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है, if you measure the same things again and again and the values are come very close to each other, the measurement is precise। ठीक वही बात, अगर आप बार बार वैल्यूज को मेजर करते हैं और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आती है तो जो रिजल्ट होगा बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होगा। रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी का एक सीधा सा फंडा है। अगर आप यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा हुआ है इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब विद इन डे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनालिसिस होगी सेम एनालिस्ट के द्वारा, सेम इंस्ट्रूमेंट पर, सेम लैब में, सेम डे पर परफॉर्म करी जाएगी, ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म पे करी जाएगी। कब करी जाएगी, तो आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है, विद इन डे, एक दिन में। और इसके एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ सेम एनालिस्ट इंजेक्ट सैंपल इनटू द HPLC फॉर 6 टाइम। 6 बार एक ही एनालिस्ट ने एक ही लैब में सैंपल को HPLC में इंजेक्ट करा, ठीक है ना। अब उसके बाद वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, 6 बार जो वैल्यूज आएंगी वो अलग की बात है, लेकिन सेम एनालिस्ट कर रहा है, सेम इंस्ट्रूमेंट पे कर रहा है और सेम डे पे कर रहा है। वही यहाँ पर डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा होगा, प्रोसीजर अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशन ओवर शॉर्ट टाइम बाई सेम एनालिस्ट यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट, ओके। इसीलिए इसे कहते हैं इंट्रा डे प्रोसीजन। द नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट प्रोसीजन। अब इंटरमीडिएट इसका मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी के बीच की बात हो रही है। यहां पर जो होगा प्रोसीजन व्हेन कंडीशन आर वेरीड विद इन द सेम लैबोरेटरी सच एज, क्या क्या वेरिएशन होंगे, डिफरेंट एनालिस्ट, यानी अब एक एनालिस्ट नहीं होगा, डिफरेंट एनालिस्ट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डिफरेंट डेज। क्लियर है, वो सेम डेज पे हो रहा था, सेम इंस्ट्रूमेंट पे हो रहा था, सेम एनालिस्ट कर रहा था। ये डिफरेंट एनालिस्ट हो सकते हैं, कोई 2 एनालिस्ट हो सकते हैं, कोई 2 इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, या फिर कोई डिफरेंट डेज पर हो सकती है। कैसे, कोई एक एनालिस्ट ए है, उसने कोई टेस्ट किया, फिर एनालिस्ट बी है, उसने कोई एक टेस्ट किया, और फिर दोनों के टेस्ट के रिजल्ट को हम क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे और हम पता करेंगे कि किस एनालिस्ट ने बढ़िया प्रिसाइज रिजल्ट दिया है, ठीक है। और फिर उन प्रिसाइज रिजल्ट्स में से भी हम देखेंगे कि कौन एक्यूरेसी के काफी ज्यादा करीब है। वहीं पर जो थर्ड वन है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बिटवीन लैब प्रिसीजन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम ड्रग्स के केसेस में बात करें, है ना, फार्मास्यूटिकल्स के केस में हम बात करें। प्रोसीजर when the method is tested in different laboratories, ओके। सपोज एक लेबोरेटरी यहाँ जहाँ पर आज हम हैं लाइक इंडिया में है और एक कहीं यूएसए में है, ठीक है ना, और उन दोनों के बीच में कोई कोलैबोरेशन है किसी एक पर्टिकुलर एनालिसिस को लेकर के, और वो क्या करना चाहते हैं कि एक कोई प्रिसाइज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर हम कोई एक टेस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। और उस टेस्ट में अगर यहाँ का रिजल्ट जहाँ हम हैं इंडिया में और यूएसए का रिजल्ट मैच करते हैं तो इसका मतलब ये होगा जो आपका कंपोनेंट है, या कंपोनेंट यहाँ पर ना कह करके हम कहेंगे ड्रग, कोई आपकी जो ड्रग है उसका जो प्रिसीजन है बहुत अच्छा है, यानी कि वो वहां पर भी यूज की जा सकती है, वही ड्रग यहाँ भी यूज की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में दोनों ही जगह में वो ड्रग आप यूं कह सकते हैं कि स्टेबल रहेगी। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है लैब 1 कंपनी प्लांट, लैब 2 R&D सेंटर। इसका सीधा सा जो मतलब है यहाँ पर जो इन लाइंस का मतलब है कि एक कोई कंपनी प्लांट है और एक कोई लैब 2 है, R&D सेंटर है, ठीक है। आप इसका मतलब ना भी समझो कोई मतलब नहीं, आप लैब 1 एंड लैब 2 समझिए। दोनों लैब में क्या हो रहा है, अलग अलग एक एनालिसिस चल रही है और फिर दोनों को हम बाद में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बोथ परफॉर्म द सेम ऐसे एंड रिजल्ट आर कंपेयर्ड, और दोनों के बीच में जो रिजल्ट आएंगे उन्हें बाद में हम कंपेयर करेंगे कि एक लेबोरेटरी जो कि इंडिया में थी और दूसरी जो कि यूएसए में थी, उन दोनों में ही, ठीक है ना, उन दोनों के रिजल्ट में कितनी कितनी एक्यूरेसी है या कितना कितना प्रिसीजन है, कौन सी वैल्यूज ज्यादा प्रिसाइज है, किस लैब ने ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दी है, ठीक है ना। और अच्छा ये चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, अगर मान लेते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ की और यूएसए की अलग अलग हुई और ये प्रोसीजर जो प्रिसाइज वैल्यू है ये बदल गई, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ के इन्वायरमेंट में वो पर्टिकुलर ड्रग कंपोनेंट स्टेबल था, हो सकता है कि वहाँ के इन्वायरमेंट में वो स्टेबल ना हो, वहां पर वो उतना इफेक्ट ना दे पाए जितना यहाँ पर वो इफेक्ट अपना शो कर रहा है, ठीक है। होपफुली आप इसके टाइप समझ गए होंगे। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस किस तरह से। तो आपको होपफुली ये एक टेबल है जो कि दिखाई दे रही होगी। अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो आपने अगर अब तक अच्छे से दोनों ही चीजों को पढ़ लिया है तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे? फर्स्ट इज एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू यानी स्टैंडर्ड या फिर ट्रू वैल्यू, ठीक है, इसी को हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहते हैं। वहीं पर प्रिसीजन की जब हम बात करते हैं, क्लोज योर रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर, ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने करीब है वो वैल्यू है, और इसमें जो वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है, लाइक मैंने अभी कहा 10 ml 11 ml 12 ml, ठीक है, ये एक वैल्यू होगी, 10 ml 12 ml 14 ml, ये कोई एक वैल्यू होगी। तो ये देखो ये ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। वहीं पर सेकंड अगर हम बात करें, अ मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट इवन if it is not repeated the same way every time. A measurement can be accurate even if it is not repeated the same way every time. ये फिर भी एक्यूरेट होंगी अगर बार बार ये रिपीट नहीं हो रही, एक बार बस स्टैंडर्ड के आसपास कहीं ये वैल्यू आ जानी चाहिए। A measurement can be precise even if it is not close to the true value. अभी मैंने यही बताया था कि वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है चाहे वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हों या फिर ना हो। सपोज कि आपसे कहा गया कि एक स्टैंडर्ड है 0.1 नॉर्मल का है, या 0.1 मत करिए, बार बार मैं वही 0.1 ले रहा हूं, तो आप करिए इसको 1 नॉर्मल का है, ठीक है। और फिर आपको इसकी एनालिसिस करने को दिया गया। एनालिसिस जब आप कर रहे हैं तो सपोज करिए कि एनालिस्ट जो 1 है, हम मान लेते हैं यहां पर एनालिस्ट फर्स्ट, एनालिस्ट जो फर्स्ट है हमारा, उसने वैल्यू फाइंड आउट करी, एक बार 0.9 नॉर्मल लेके आया, एक बार 0.11 नॉर्मल लेके आया, एक बार
ये थोड़ा वैल्यू गलत हो रही है। एक बार 0.1 हो गया, एक बार 0.95 नॉर्मल हो गया, एक बार 0.99 नॉर्मल हो गया। तो ये जो वैल्यूज हैं 1 के काफी ज्यादा करीब है, काफी ज्यादा क्लोज है। वहीं पर एक एनालिस्ट दूसरा है, एनालिस्ट बी, ये एनालिस्ट ए था। एनालिस्ट जो बी है उसकी वैल्यूज आ रही, एक बार तो उसने 1.2 नॉर्मल वैल्यू निकाली, एक बार 0.91 नॉर्मल वैल्यू निकाली, एक बार 1.4 वैल्यू निकाली। तो इसको और इसको देखो जरा, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। लेकिन वहीं पर एक और अगर एनालिस्ट होगा, सपोज एनालिस्ट सी, क्लियर है, 0.7 वैल्यू उसने निकाली, फिर से 7 निकाली, 0.71 वैल्यू आ गई। अब इन तीनों में ये देखोगे तो एक तो एक्यूरेसी के काफी ज्यादा करीब है, एक्यूरेट वैल्यू के बहुत ज्यादा, स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है। दूसरा काफी ज्यादा प्रिसाइज भी है, ये ना तो स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत करीब है और ना ही बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। लेकिन इसको देखोगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू से ये बहुत ज्यादा दूर है। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे लिए 0.1 नॉर्मल है, यानी 1 नॉर्मल है। और वहीं पर देखो इसकी वैल्यू कैसी आ रही, 7771, 0.7, 0.7, 0.71। लेकिन ये वैल्यूज हाईली प्रिसाइज्ड है, कैसी हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज्ड हैं, बट एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, यू कैन चेक एक्यूरेसी इवन विद 1 मेजरमेंट। अभी मैंने कहा आप एक बार 0.5 नॉर्मल का कुछ कर रहे थे, एक बार में आपने पाया कि 0.51 आ गया, तो इसका मतलब ये ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू आ रही है। लेकिन प्रिसीजन के लिए आपको कम से कम 3 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। एक्यूरेसी मोस्टली चेंजेस बिकॉज ऑफ सिस्टमिक एरर। ये एरर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगा कि सिस्टमिक एरर क्या होती हैं, रैंडम एरर क्या होती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें वहां पर देखेंगे। बट सिस्टमिक एरर के थ्रू ये एक्यूरेसी कैन बी चेंज, एक्यूरेसी कैन बी चेंज विद सिस्टमिक एरर। वहीं पर प्रिसीजन की जब हम बात करते हैं तो जो प्रिसीजन है हमारे पास, प्रिसीजन मोस्टली चेंजेस बिकॉज ऑफ रैंडम एरर। ओके, अभी रैंडम एरर में अब से नेक्स्ट डिस्कस करूंगा कि रैंडम एरर और सिस्टमिक एरर क्या होती है। एक्यूरेट वैल्यू हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट केसेस। ओके, क्या कह रहा है, एक्यूरेट वैल्यूज हैव बीन प्रिसाइज इन मोस्ट केसेस। बहुत सारे केसेस में, आप भी मान के चलिए ऑलमोस्ट केसेस में जो एक्यूरेट वैल्यू होंगी वो लगभग प्रिसाइज भी होंगी। लेकिन प्रिसाइज रिजल्ट मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। जो प्रिसाइज रिजल्ट होंगे वो एक्यूरेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, 7, 7 एंड 0.7, 0.7, 0.71, ये वाली वैल्यू देखो, प्रिसाइज तो बहुत थी बट एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं थी। इट शो द करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट। ये क्या शो करता है, शुरू में सबसे पहले मैंने एक्यूरेसी में लिखा था करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट। इट शो द रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हियर इज द ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्या मतलब होगा इसका, देखिए जरा, हाई एक्यूरेसी प्लस हाई प्रिसीजन। अगर कोई वैल्यू हायर एक्यूरेट है एंड हायर प्रिसाइज्ड है, इसका मतलब बस इतना होगा कि ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है। क्या, स्टैंडर्ड वैल्यू के, स्टैंडर्ड या फिर ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, रीडिंग आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड ऑल्सो क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट बात करें, लो एक्यूरेसी प्लस हाई प्रिसीजन, क्या हुआ कि एक्यूरेसी तो बड़ी कम है बट प्रिसीजन बहुत ज्यादा है। अभी मैंने रिजल्ट वही आप याद करो, 07, 07, 071, और जो स्टैंडर्ड था यहाँ पर हमारे लिए वो 01 था, ये स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि एक्यूरेसी बहुत कम है, ओके, बट प्रिसीजन हायर है, यहाँ देखो प्रिसीजन बहुत ज्यादा था बट एक्यूरेसी थी ही नहीं, और अगर एक्यूरेसी नहीं थी तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रू वैल्यू से आपकी जो वैल्यू आ रही है, आप जो
मेजर्ड वैल्यू लेके आ रहे हो बहुत ज़्यादा दूर है, वो एक्यूरेट नहीं होगी। हाँ, प्रिसाइज जरूर हो सकती है। तो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग क्लोज टू ईच अदर बट फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, लेकिन ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर है। हाई एक्यूरेसी प्लस लो प्रिसीजन, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है बट प्रिसीजन कम है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब होगी, बट दे आर नॉट प्रिसाइज्ड। कैसे, रीडिंग आर क्लोज टू ट्रू वैल्यू ऑन एवरेज बट स्प्रेड आउट। लाइक मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड है आपके लिए, मान लेते हैं 0 1 नॉर्मल, एक कोई वैल्यू आ गई 0 1.1 नॉर्मल की सपोज, बाकी जो वैल्यू आ रही 0 पॉइंट मान लेते हैं, किसी ने जो है 5.9 दे दिया, फिर अगली वैल्यू आ गई आपके पास 0.85 दे दिया। तो ये देखो, तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, और अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन इसमें जो एक वैल्यू है वो आपके स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा करीब है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेसी उसकी काफ़ी ज़्यादा है बट जो प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड द लास्ट वन इज लो एक्यूरेसी प्लस लो प्रिसीजन। अगर एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही कम है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आपकी वैल्यू ना तो ट्रू वैल्यू के कहीं करीब होगी और ना ही वो एक दूसरे के करीब होंगी। वही दिया हुआ यहाँ पर, रीडिंग आर नाइदर क्लोज टू ईच अदर नॉर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है ना। तो हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। सपोज यहाँ पर आप सब ने एक गेम तो खेला ही होगा आर्चरी का, इसमें हर एक जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, इसके लिए मैं 10 पॉइंट डिसाइड कर देता हूँ, 9 8 एंड 7, इस तरीके से सब में पॉइंट डिसाइडेड है। अब सपोज कि अगर आप हिट करते हैं लाइक कुछ इस तरीके से, आपने इधर हिट किया 10 पे, देन अगेन 9 पे, देन यू हैव टू हिट ऑन अगेन 10। ओके, तो ये आपके लिए हो जाएगा हाई एक्यूरेसी, जस्ट बिकॉज आप जो स्टैंडर्ड था यहाँ पर, जो हमारे लिए स्टैंडर्ड है वो पॉइंट नंबर 10 है और उसके एकदम करीब करीब आपने 2 एरो हिट करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाईली एक्यूरेसी हो गई यहाँ पर। वहीं पर अगर हम सेकेंड बात करें, आपने दोबारा हिट करा, 1 is 9, देन अगेन 9, देन अगेन 9। ओके, सो ये जो वैल्यू हुई हमारे पास, ये हाईली प्रिसाइज वैल्यू हुई। ठीक है, ये क्या हुआ, हाईली प्रिसाइज। सारी वैल्यूज आपने कहाँ हिट करी, या सारे एरो कहाँ हिट करे, आपने 9 पर। क्लियर है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, वन यू हिट ऑन 10, another again hit on 10, and third one is also hit on the 10। तो ये जो हमारे लिए होगा, ये एक्चुअली हाईली एक्यूरेसी या हाई एक्यूरेसी आप कह लीजिए, हाईली एक्यूरेसी एंड ऑल्सो हाईली प्रिसाइज। क्यों हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रिसाइज हो रहा है, जस्ट बिकॉज अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पहली बार में 10 पर हिट हुआ, फिर 10 पर हिट हुआ और फिर 10 पर हिट हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 9 एंड 9 पर हिट हुआ था, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू 10 से थोड़ा सा दूर है। यहाँ पर हमारे लिए स्टैंडर्ड वैल्यू भी 10 है। ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे लिए 10 है, ये 10 से थोड़ा सा दूर था, बट तीनों ही एरो 9 पर आकर के रुके थे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड पे भी है, 10 पर भी है। ठीक है, और ये सारे के सारे 10 पर जाके लग रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज भी है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट देखें एक और एग्जाम्पल के फॉर्म में, एक कोई यहाँ पर हिट करता है, दूसरा यहाँ कहीं हिट करता है, और तीसरा लाइक कुछ इस तरीके से कहीं यहाँ हिट करता है। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए ना ही एक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट, एंड नॉट टू मच एक्यूरेट, एंड नॉट प्रिसाइज। सो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बात करने वाले हैं एरर के बारे में। थैंक यू सो मच।